लाना है तलवार के नीचे, इसका कोई फायदा तलवार के नीचे तो नहीं, जब आप कह रही हैं कि आपको कोई डर नहीं है शर्मिला, नहीं, हमें तो तलवार के नीचे फिर क्या डर है आपको? वो लोग हैं इश्तियाक, हम तो वो लोग हैं जो ज़िया साहब अभी आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। नहीं, मैं हैरान हो रहा हूँ। हमें उस वक्त हंसी नहीं आई कि जब हमारे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब 11 साल जेल काटते रहे और बड़ी ऑफर्स उनको आई कि मुल्क छोड़ के चले जाए। नहीं, 700 एडजॉर्नमेंट्स नहीं, और दुनिया की कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका सर्टिफिकेट पेश नहीं किया। आपके रिकॉर्ड निकालें। बोरी बिस्तरा बांध के सुरूर पैर चले गए। 700 एडजॉर्नमेंट्स की बात बताइए, 700 ना देते, और प्लस ये कि जो दुनिया भर की बीमारियां हैं ना ऊपर से लेकर नीचे तक, उसके सर्टिफिकेट पेश करके उन्होंने एडजॉर्नमेंट की। तो ना देते, ये तो अदलिया का काम था एडजॉर्नमेंट ना देते। जो देने वाले हम उनसे पूछ रहे हैं, उनसे भी पूछेंगे। लॉ मिनिस्टर फोन करते थे बाकायदा जज साहिबान को, ये सारी दुनिया जानती है। आप तो ये बात कर रहे हैं, वो आप भूल रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, वो टेपे लाड़काना के सेशन जज को बहराना कर दिया गया था आपकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत में। बहराना, आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात करते हैं? आप वो जमात हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर छलांग लगा दी थी, फौज को बुलाना पड़ा। आप भूल गए वो वक्त? आज आप जिनको सुप्रीम कोर्ट ने गलत समझा उनको सजाएं दी, उनको सजाएं दी, और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ होते हुए 2 दफा कोर्ट में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने किया था? सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने किया था? किसी ने नहीं किया। जिन लोगों ने किया उनको सजाएं मिली, जिनको सजाएं मिली। मुझे ये बताएं कि सेशन जज को नंगा किसने किया और वहां पर उसको परेड किसने कराई? आपकी हुकूमत थी उस वक्त। बात छोड़े, जिनको सजाएं मिली वो कसूरवार है, नवाज शरीफ कसूरवार नहीं है। जिस जज ने फांसी दी, वो भुट्टो साहब को जिस जज ने फांसी दी, वो आज तक यहाँ बैठे हमने कुछ किया है? हम तो वो लोग हैं जो अदलिया के तमाम बेनजीर का कत्ल हुआ, उसको आप लोग का एहतराम करते हैं। आप उसको गार्ड ऑफ ऑनर देकर आप पता नहीं क्यों रवाना करते हैं। अब मैं आपकी तरफ आऊंगा। ज़िया साहब ये कह रहे हैं कि आल्सो इंडिया की भी मिसाल है। जी हाँ साहब की, जी हाँ, अमेरिका की। एक हमारे पड़ोसी मुल्क की भी है, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, उन पर भी एलिगेशन था 3.8 मिलियन की ब्राइबरी का। तो उनका इंडियन सीआईडी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहती थी, इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे था, और उन्होंने भी यही प्रिविलेज क्लेम किया था। हासिल थी। हाँ, उनके भी कॉन्स्टिट्यूशन में इम्यूनिटी है। और ज़िया साहब बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब भी 2 बार इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आईओ जाके उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उनको, या वॉलंटरी उन्होंने? क्योंकि क्लिंटन और निक्सन के अंदर वॉलंटरी सीआईडी ऑफिसर केम टू द प्राइम मिनिस्टर हाउस और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। तो इस तरह की आप कहते हैं कि मिसालें जो हैं, मतलब तो मेरे ख्याल है हजारों स्टेटमेंट्स ऑलरेडी होंगे इन केसेस के अंदर, तो कोई नए स्टेटमेंट की तो जरूरत है नहीं। इट्स ऑलरेडी ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट एंड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। कौन सी नई बात है? मैं तो बता रही हूँ ना, 11 साल तो कर लिया ना, अब और कितना करना चाहते हैं? तमाम उम्र तो सदर साहब नहीं रहेंगे ना, सदर पाकिस्तान के। जब नहीं होंगे तो आप दोबारा शुरू हो जाइए। शर्मिला कह रही हैं, और आई थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब ने शायद ये स्टेटमेंट दी है कि जी 2-2.5 साल गुजर गए हैं, कुछ आप और इंतजार कर लीजिए। इतनी बेचैनी क्यों है? रादर दैन इस वक्त अगर हम इस सिचुएशन को लेते हैं, मेरा सिर्फ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इस वक्त जो हालात जो हैं मुल्क के, सैलाब जो हैं इस वक्त आया हुआ, देखिए हमारे डोनर्स जो हैं, अगर वो हमारे इस कंट्री की सिचुएशन को देखेंगे, रिजवी साहब, हमें प्लेजेस जो दी हैं वो नहीं मिलेंगे, बिकॉज दे थिंक एट दिस मोमेंट वी आर नॉट ऑल टुगेदर। समझ गया। कौम के साथ दुश्मनी, कौम जवाब देने दें। हाँ जी बिल्कुल। देखिए जी, हमें कोई जल्दी नहीं है। जी हाँ, हमने तो ये इल्जाम भी अपने सर लिया फ्रेंडली ऑपोजिशन का, ठीक है, यही आता रहा। हमने तो जितना रिस्ट्रेंट शो कर सकते वो किया कि तो भाई ताकि जमहूरियत चलती रहे। और नवाज शरीफ वाहिद लीडर है जिसने बार बार ये कहा कि अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप लिया गया तो सबसे आगे मैं खड़ा हूं। ये रिकॉर्ड पर है। जी हाँ। लेकिन मसला यह है कि इनके अपने जो इत्तेहादी हैं, अपने इत्तेहादी जो हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, अल्ताफ हुसैन साहब, उन्होंने क्या फरमाया है देखिए, उसके बाद सारा मामला टॉपसी टर्वी हो गया। इनकी अपने इत्तेहादी लोग जो हैं वो इनके साथ नहीं है, लोग तंग हैं, लोग बेजार हैं, करप्शन अपने अरूज पर है, और हर तरह की जितनी भी बैड गवर्नेंस की मिसाल बन सकती है इस वक्त ये हुकूमत उसकी मिसाल है। उसकी वजह से हम कहते हैं कि अगर, और अब भी हम कहते हैं अगर कोई चेंज लाना है ठीक है ले आए, हर पार्टी का, हर हुकूमत का, हर मुल्क में इसका इख्तियार है लोगों को, लेकिन हो कॉन्स्टिट्यूशनल। ये ना हो कि आप किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज को लाने की कोशिश करेंगे तो यकीनी तौर पर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तमाम जमहूरी कुव्वतें इंक्लूडिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग उसको यकीनी तौर पर डिफेंड करेगी। आपकी तरफ आते हैं
कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज जो है मतलब दोनों पार्टी से इसके ऊपर है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी शायद ये कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज जो है वो आ सकती है, मगर नजर नहीं आ रही। इन हालात के अंदर आप सोचते हैं कि गैर जमहूरी इन जो इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही है उससे गैर जमहूरी कुव्वतें जो हैं उनको फायदा मिल रहा है, वो मजबूत हो रही हैं इस वक्त? नहीं, मैं समझता हूं अब हमारी कौम बहुत जो है बाशऊर है, वो देख चुकी है माजी के मार्शल लॉ को, और ये मुनाफिकीन जो हैं स्टेज एक्टर्स हैं, परवेज मुशर्रफ हुए या जियाउल हक हुए। मैं नहीं समझता कि कौम कोई अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज बर्दाश्त करेगी। अगर विद इन कॉन्स्टिट्यूशन है, विद इन हाउस चेंज है, वो तो हर डेमोक्रेसी में होता है, हो सकता है। लेकिन एलियन फोर्सेस अगर आएंगी तो मैं समझता हूं कि सिविल सोसाइटी, दीगर पॉलिटिशियंस, बार, ये सब उसकी शदीद मुखालफत करेंगे। होगी। शर्मिला, आपकी तरफ आएंगे। आपकी जब बीसीईसी की मीटिंग हुई है उसमें भी सदर साहब ने शायद कारकुनों को या पार्टी को ये कहा है कि आप लोग तैयार रहें, हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, इट मीन्स के कुछ चीज हो रही है। आप सोचती हैं कि तब्दीली जो है कोई मुतवक्का है या ये -1, -2 और टोटल लपेट देना, ये तमाम चीजें ये कोई जस्ट बात मतलब अफवाहें हैं या इसमें कोई हमेशा से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को टारगेट किया गया, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद साहब हों, चाहे बेनजीर भुट्टो साहब हों, और अब आसिफ अली जरदारी साहब हों। और जहां तक साजिशों की बात है ना, तो देखें जब भी जमहूरी हुकूमत आई है पाकिस्तान में तो हमेशा उसके खिलाफ साजिशें हुई हैं। जो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं वो बड़ी एक्टिव हो जाती हैं। और मैं यहाँ पर नवाज शरीफ साहब की 2 हुकूमतों का भी हवाला जरूर दूंगी। किसी को टर्म कंप्लीट करने नहीं दी गई। ये कयासराइयां की जाती हैं कि अच्छा, हर हुकूमत के ऊपर ये परसेप्शन लगा दिया जाता है कि जी बैड गवर्नेंस से करप्शन है। और आमिराना दौर में आप देखें कि आप एक डिक्टेटर को 10 साल, 9 साल, 11 साल आप बर्दाश्त करते हैं, कोई चूं तक नहीं करता। लेकिन जैसे ही एक जमहूरी हुकूमत आती है, साल बाद आप ये सुनते हैं। और जब से ये हुकूमत आई है, हमें तो 3-3 महीने के एक्सटेंशन पे हमने गुजारा किया है। लोग बैठ के नजूमियों को बिठा के कयासराइयां कर रहे होते हैं, डेट्स ले रहे होते हैं, कभी फलां डेट, कभी फलां डेट, फिर बजट के बाद, फिर दिसंबर के बाद, फिर जनवरी के बाद। तो इट इज सो अनफॉर्चुनेट, इट इज सो अनफॉर्चुनेट। शर्मिला कह रही हैं कि इल्जामात जो हैं लगाए जा रहे हैं बैड गवर्नेंस के, करप्शंस के, और ये इल्जामात हैं जो लगाए जा रहे हैं जिसमें सच्चाई नहीं। क्या कहेंगे आप इसमें? नहीं, ये तो जाहिर इनका मौक़िफ़ है, इन्होंने डिफेंड करना है, लेकिन जो एक परसेप्शन है जी हाँ, उसको आप नहीं झुठला सकते। देखिए इस वक्त जो आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी देखें, उन्होंने इनको इस जबरदस्त मुसीबत के वक्त भी डायरेक्ट एड देने से मना किया है। और वो इस वक्त एनजीओज को दे रहे हैं और दूसरे लोगों को दे रहे हैं। इस वक्त करप्शन तो इस वक्त रैम्पेंट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और फिर इसमें बैड गवर्नेंस की मिसाल ये जतोई साहब का आज आपने बयान पढ़ लिया है कि यहाँ पर इतना मामला खराब हो गया है, गवर्नेंस के इतना मामला तो नहीं आएगा, गवर्नेंस है क्यों नहीं। एक सिटिंग मिनिस्टर है, वो इस तरह की लूज बात कर रहा है और जाहिर है किसी की इमा पर कह रहा है, किसी के कहने पर कर रहा है, उसकी खुद की जरूरत नहीं है। वरना किसी की जरूरत नहीं है, उसके कयूम जतोई की क्या जरूरत है। वो तो एसएचओ के पास जाता है, सलूट करता है। मैंने खुद देखा उसको, एसएचओ को सलूट करता है। वो कैसे ये वही मिनिस्टर नहीं है जिन्होंने एक बार कहा था कि करप्शन भी जायज है, कुछ इस तरह की भी इन्होंने एक बात की थी। डोंट यू थिंक कि इस तरह के मिनिस्टर्स जो हैं वो पार्टी को और आपकी पार्टी को और हुकूमत को एक बैड नेम दे रहे हैं। इन्होंने करप्शन की भी एक बार शायद बात की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसमें कहा गया था कि करप्शन जो है वो जायज है या मतलब हक है लेने का, कुछ इस तरह की बात। मुझे बात करने थे। देखिए, आई डोंट रिमेम्बर कि उन्होंने ऐसी कोई बात कही कि नहीं, मैं इस तरह का कमेंट नहीं कर सकती। लेकिन डेफिनेटली ऐसी बात जब सामने आती है किसी की तरफ से भी, तो जाहिर बात है एक नेगेटिव उसका एक इम्पैक्ट जरूर आता है। और आपने अभी देखा कि जो हमारे गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है, जो स्पोक्समैन है, कमर जमान कारा साहब, उन्होंने कहा कि ये बात गलत है, जो गलत है वो गलत है, उस पर कोई किसी को नहीं। और जहां तक करप्शन की बात है, देखें करप्शन माशरे में है, सिर्फ ये ना कहें कि सियासतदान करप्ट हैं। मगर शर्मिला जी कह रहे हैं कि गुड कॉप बैड कॉप की स्टोरी हो रही है, पहले कहलवाया गया, बाद में मना किया गया। अब देखें ना, अगेन अनफॉर्चुनेट बात ये है कि हम स्पेकुलेशन पे चलते हैं, स्पेकुलेशन पे चल रहे हैं, हुकूमत जा रही है, स्पेकुलेशन पे चल रहे हैं। अच्छा, किसी ने कहा होगा, मतलब किसी ने कहा होगा, किसने कहा होगा। अब इनका इशारा भी किसकी तरफ जा रहा है वो मैं अच्छी तरीके से समझती हूँ। ट्रैक रिकॉर्ड ये है ना, ट्रैक रिकॉर्ड उसका कयूम का जानता, मैं जानता हूँ। PMLN का भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जानते हैं। जाकर एसएचओ को सलूट करता है, वो कहाँ से चीफ जस्टिस के लिए कहेगा
वो कहां से आर्मी के लिए जिया इतनी बड़ी साहब, बातें हम करेगा, आपके उसके अंदर कहां से दम आ PMNN गया। के एक मेंबर का ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं, वो ये इस डिस्कशन में नहीं है, आज का प्रोग्राम इस पे नहीं है। इसी पर बात हो रही है, लेकिन कईयों पर बात हो रही है। बात ये है कि हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। जो स्टेटमेंट आया है कय्यूम जतोई साहब की तरफ से, वो जाहिर बात है गैर मुनासिब है। इट इज एन Condemn कर रही हैं इररिस्पॉन्सिबल, आप ऑफ कोर्स उसको, वी हैव। लेकिन बात ये है, ये कहना कि जी किसी के ईमा पे या किसी के इशारे पे का, ये ज्यादती है थोड़ा। तो इसमें आप तरफ आते हैं तो आप ये जिम्मेदाराना सोच रखें। हुकूमत को या सिस्टम को या जमहूरियत को कम से कम अदालतों की तरफ से कोई खतरा नहीं है, मतलब। और अगर ये सपोज इन केस कि जाके बताया जाता है कि जनाब ठीक है इस्तिस्ना हासिल है और वो इससे मुतमईन होते हैं, या सपोज इन केस के खुद सुप्रीम कोर्ट भी मतलब कहती है कि, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है जज साहब, वो ये नहीं कह रही है कि केसेस को शुरू किया जाए। आई थिंक वो ये कह रहे हैं क्योंकि एनआरओ जब खत्म हुआ तो तमाम केसेस रीओपन हो गए, तो वो जस्टिस कय्यूम ने जो खत लिखा था मेरे ख्याल से उसको विड्रॉ अगर कर लिया जाए और वहां पे आके वो रुक जाए, और उसके 2 साल बाद 2.5 साल बाद अगर जरदारी साहब नहीं होंगे तो उनको फेस कर सकते हैं तमाम चीज। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहा है कि इन केसेस को चलना चाहिए वहां पे, क्योंकि नेचुरली अगर सपोज स्विट्जरलैंड की हुकूमत भी एक प्रेसिडेंट को तो नहीं बुलाएगी, और ये मुल्क की भी हमारी बड़ी बदनामी होगी कि अगर हमारा प्रेसिडेंट जो है वहां पे जाके कटहरे में खड़ा होता है। तो क्या मकसद क्या है सुप्रीम कोर्ट का ये कहने का, सिर्फ विड्रॉ करना है वो लेटर जो जस्टिस कय्यूम ने लिखा था? देखिए, अगर आप एनआरओ की पूरी अब रीजनिंग के बाद जजमेंट का मवाजना करें, उसको स्क्रूटनी करें, तो ड्यूरिंग हियरिंग जब सुप्रीम कोर्ट ने बेनिफिशियरीज की लिस्ट मांगी थी, तो फेडरल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि ऑनेस्टली वो लिस्ट दी, और उसमें सबसे पहले नाम बेनिफिशियरी में सदर साहब का था और बाकी लोगों का नाम थे कि दे आर द बेनिफिशियरीज ऑफ एनआरओ। जब ये लॉ स्ट्रक डाउन हो गया तो नेचुरली सारे केसेस रीओपन हुए, अपीलें दोबारा आई हैं। जो अभी केस हुआ अदनान ख्वाजा और ब्रिगेडियर इम्तियाज का, ये सारे केसेस रीओपन हो रहे हैं और शुरू हो गए। बिल्कुल, वो प्रोसीडिंग्स जो थी जिस दिन 5 अक्टूबर 2007 से ऑनवर्ड्स फिर वो होंगी, उसी में डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन भी आई थी कि अटॉर्नी जनरल वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू विड्रॉ दिस, टू राइट अ लेटर। अच्छा, अब वही मैंने जैसे शुरू में कहा था कि उस पर इमीडिएट एक्शन हो जाता, और या तो सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन चाह रही है कि केस चले वहां पे या विड्रॉ दैट लेटर। भाई सिंपली उनको लिख दें कि दैट वाज बियॉन्ड द अथॉरिटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल, फिर जो स्विस हुकूमत करे। अच्छा ठीक है नाज़रीन, इस पे हम मसले पर और बहुत कुछ डिस्कस करना चाहते थे, मगर मुझे कहा जा रहा है कि टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है। ऐसे वक्त में जब मुल्क जो है सैलाब की ख़तरनाक सूरत हाल से गुजर रहा है, मुतासरीन जो हैं वो कौम की तरफ देख रहे हैं कि किस तरह वो आए, उनका इस तरह की सिचुएशन जो क्रिएट हो गई है पाकिस्तान में, आई होप कि वो जो है विद इन 2-3 डेज चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। अदारों को चाहिए कि अपने अपने जो दायरे अख्तियार में रह के काम करें ताकि तसादुम की जो सिचुएशन है वो पैदा नहीं हो सके। मेरी दुआ है कि तसादुम ना होगा और तमाम इदारे अपने हदूद में काम करते रहेंगे और इंशाअल्लाह जमहूरियत जो है पाकिस्तान में पनपेगी। इसके साथ ही अपने मेहमानों का जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी, शर्मिला फारूकी और ज़िया साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।